हिंदी प्रेमियों, विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग व सौजन्य से कलम के इस वर्चुअल सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। कलम अपनी भाषा अपने लोग आज श्री मनोज मुंतसिर इस दशक के सबसे लोकप्रिय गीतकार, संवादकार, लेखक, कवि से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके बहुत ही लोकप्रिय चर्चित गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी गलियां, तेरे संग यारा, मेरे रश्के कमर आज सबके होठों पर हैं। इस देश में सबसे ज्यादा दिखने वाली हिट फिल्म बाहुबली के संवाद लिखने वाले और कोई नहीं, श्री मनोज मुंतसिर, जो आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे व बहुचर्चित शहर अमेठी में जन्मे मनोज सिर्फ बॉलीवुड भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज इस नॉर्वे में उनके बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं नॉर्वे वासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मनोज जी को गीतकारिता को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। वे युवाओं के चहेते हैं और उनके प्रशंसक उन्हें कलम का बाहुबली के नाम से जानते हैं। मनोज जी ने फिल्म उद्योग में लगभग सभी बड़े पुरस्कार जीते हैं। साहित्य में मनोज जी की जड़ें हैं। उनका पहला कविता संग्रह मेरी फितरत है मस्ताना 24 घंटों में बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गया। आज हम हिंदी कविता का उत्सव कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जिसे हिंदी माँ का बेटा होने का गर्व है। आज हमारे बीच भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी के एचओसी श्री अमरजीत जी, जो हिंदी प्रेमी हैं और कवि हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे के युवा अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा, जो कि विश्व हिंदू परिषद से 20 सालों से जुड़े हुए हैं तथा इंडियन डायस्पोरा को जोड़ने में अपनी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साथ में हिंदी को भी प्रोत्साहन करने के लिए उनका भरपूर प्रयास रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मनोज मुंतसिर जी से बातचीत करने का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मनोज मिश्रा जी। धन्यवाद राज नरूला जी, और धन्यवाद आपका परिचय कराने के लिए मनोज मुंतसिर जी का, और स्वागत जी और मनोज मुंतसिर जी दोनों का। मैं बातचीत का सिलसिला अभी शुरू करूंगा, जिसका एक्चुअली हमें था इंतजार। वो घड़ी अब आ गई है। काफी दिनों से हम लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं 4 लाइनों के साथ मनोज जी से आज की बातचीत का सिलसिला आरंभ करूंगा। लिखते तो कलम से बहुत हैं, लेखनी वह नहीं जो नदी की धार में बह जाए, लेखनी वो है जो पत्थर में छाप छोड़ जाए। मनोज जी, आपकी लेखनी वो है जो छाप के साथ साथ पत्थर को तराश जाए। कलाम, अपनी भाषा अपने लोग। आज हम सब एक ऐसी व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को दिखा दिया कि कलम की क्या ताकत होती है। बहुत बहुत स्वागत है एक बेहद बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनोज शुक्ला जी। कुछ गलत बोल गया क्या मनोज जी? लोग तो मनोज मुंतसिर से रूबरू होने आए थे। कुछ प्रकाश डालिए इस पर। मनोज सबसे पहले तो मनोज मुंतसिर की तरफ। यस, सबसे पहले तो ओस्लो में बैठे हुए मेरे सभी मित्रों का, मेरे बड़े भाई जितने भी हैं और शायद बहनें भी हों, मुझे नजर नहीं आ रही है, यहाँ स्क्रीन पे कुछ कम ही लोग दिख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, और संदीप भुटोरिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं कलम लगभग जितने भी कलम होते हैं देश और दुनिया में, हर जगह मैं जा चुका हूँ। तो ये बहुत खुशी का मौका है कि अब आपको हिंदी के जो ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं, और मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ उनमें से, मेरे बाद जितने आएंगे सब मुझसे बड़े ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि इतने लोग आपको मिलेंगे देखने को, सुनने को। और मेरी खुशनसीबी ये है कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा राज नरूला जी ने दिया। मैं चाह रहा था कि वो इंट्रोडक्शन खत्म ही ना हो, चलता रहे और मैं खुश होता रहूं सुन के। तो राज जी को मेरा बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कहने के लिए। और मैं शुरू से एक बात में बिलीव करता आया हूं कि तारीफों के लायक
ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। तो इतनी सी मेरी हस्ती है खाली कि कहीं से बिजली आती है और मैं तार हूं और कुछ रोशनी यहाँ वहां कहीं हो जाती है। गजलों गीतों नज्मों के ये महल दुमहले उसके हैं, गजलों गीतों नज्मों के ये महल दुमहले उसके हैं, वो मालिक जागीरों का, मैं तो चौकीदार हूं। तो मैं चौकीदारी कर रहा हूं बस इस इमारत की, और कोई मेरी हैसियत है नहीं। लेकिन आपने सवाल पूछा मनोज शुक्ला से मुंतशिर, तो बताया जाए इस बारे में कुछ बात करूं? यस यस इंतजार है। मेरे पिताजी पंडित शिव प्रताप शुक्ला जनेऊधारी ब्राह्मण, जिनकी सुबह से लेकर रात तक पूजा अर्चना पाठ कर्मकांड इसमें उनका दिन गुजरता। पुरोहित भी हैं, तो आजीविका के लिए भी वो शादी करवाना, ब्याह करवाना, कर्मकांड करवाना, रिचुअल्स करवाना, यज्ञ करवाना, ये सब चीजें वो करते रहे। तो मेरी जो परवरिश हुई वो निहायत ही सनातनी माहौल में हुई। लेकिन साथ ही ये भी रहा कि जहां मैं पैदा हुआ वो अवध की मिट्टी थी। अब आप में से बहुत सारे लोग अवध से वाकिफ होंगे कि जिसे प्लूरलिटी कहते हैं, वो अवध से बढ़िया कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया में हिंदू मुसलमान इस तरह के मुद्दे फसाद होते रहे, मैं जहां पैदा हुआ हूं मुझे वहां कभी फर्क ही नहीं पता चला कि ये कोई दो मजहब है, कोई दो कौम है, और दोनों के बीच में किसी तरह की दीवार है, कोई फ्रैक्शन है, मुझे पता नहीं चला। तो मेरा झुकाव उर्दू जबान की तरफ बहुत शुरुआती दौर में होने लगा, और जब मैं उर्दू की तरफ झुकने लगा और मैं लिखने लगा तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक पेन नेम तलाश किया जाए जिसको तखल्लुस कहते हैं। क्योंकि साहिर से लेके मजरूह से लेके कैफी तक जो भी लोग मेरे उस वक्त आदर्श हुआ करते थे, आज भी हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो बगैर तखल्लुस का हो। और मनोज शुक्ला नाम से थोड़ा सा वजन भी कम पड़ता था। तो मैंने तलाश करना शुरू किया कि वो कौन सा पेन नेम होगा जो मेरे साथ सही जाएगा, और बड़े पेन नेम्स ट्राई किए मैंने मनोज जी, कई तरह के। अच्छा 97 की एक शाम मुझे याद आती है, दिसंबर की शाम थी, और मेरा स्लीपी टाउन है छोटा सा अमेठी गौरीगंज, जहां 7 बजे सन्नाटा हो गया और सब लोग सो गए, और हमारा तो दिन होता था उस वक्त। तो मैं 7-7:30 के आसपास चहलकदमी करता हुआ निकला अपने घर से, और कड़ाके की सर्दियां, आप समझे उत्तर प्रदेश की सर्दियां दिसंबर में क्या माहौल रहा होगा, फॉग मिस्ट कोहरा घना, और मुझे चाय की तलब लगी थी। मैंने कहा कहीं चाय मिल जाए। चौक में एक भट्टी थी, एक चाय की टपरी, जहां मुझे हल्की हल्की भट्टी सुलगती हुई दिखाई पड़ी दूर से कोहरे को चीर के। तो बबलू की दुकान थी चाय की, मैं पहुंचा, मैंने कहा यार बबलू चाय बना दो। तो वो चाय बनाने लगा, और मेरा ध्यान गया कि इसने खूंटी पे एक रेडियो टांगा हुआ है जिसपे ऑल इंडिया रेडियो पे कोई मुशायरा चल रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। उसने वॉल्यूम बढ़ाया, और वॉल्यूम बढ़ाते ही जो पहला शेर मेरे कानों से टकराया वो था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। यानी अगर हम टूट के बिखरे हुए हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो ये जो एक लफ्ज था मुंतशिर, ये सीधे मेरे दिल पे लगा, और मैंने साथ रख के देखा उस वक्त कि मनोज मुंतशिर, तब तक मैं मनोज शुक्ला हुआ करता था, तो मनोज मुंतशिर का जो एलिट्रेशन था, जो उसका साउंड था, जो उसकी ध्वनि गरज थी, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, और मैं उसी दिन मुंतशिर हो गया। लौट के आया, एक दिन की बात है, मेरे घर का रिनोवेशन हो रहा था, मेरे पापा को कुछ पता नहीं था, तो पिताजी तो अपना लगे हुए थे अपनी काम धाम में। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पापा घर पे अभी जो तोड़फोड़ चल रही है इसके बाद नेम प्लेट्स बदलने वाली हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ नई नेम प्लेट भी लगवाएंगे। तो मैंने कहा मेरा नाम भी लिखवा दीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है लगवा दो अपना नाम। एक दिन सुबह उठे, वो मैंने नेम प्लेट लगवा दी, सुबह उठे दातुन करते हुए देख रहे हैं बाहर लिखा हुआ है पंडित शिव प्रताप शुक्ला मनोज मुंतशिर। अब लगे चिल्लाने वही, ये किसने नेम प्लेट लगा दी, इसको सही नाम लिखना नहीं आता, मन्नू बाहर आओ। मैं बाहर आया, मैंने कहा हाँ ये क्या तुम्हारा नाम गलत लिख दिया इसमें कुछ। मैंने कहा नहीं गलत नहीं है, मुझसे मिलिए, मैं मनोज मुंतशिर हूँ। तो उनको बेचारे को बड़ा सदमा लगा थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन फिर वो मान गए, और ये है कहानी शुक्ला से मुंतशिर होने की। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके ही एक लाइन है, वो कविता अधूरी है जिसमें कहानी न हो, वो कहानी अधूरी है जिसमें कविता न हो। बिल्कुल।
आपने अपने स्कूल डेज में ही कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किससे मिली, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे कविताएं लिखने की प्रेरणा वहीं से मिली जहां तुलसीदास को मिली थी और दुनिया के हर कवि को मिलती है, क्योंकि दूसरी कोई और प्रेरणा होती नहीं है। जब तक आप इश्क नहीं करते हैं, किसी भी तरह का इश्क, तब तक आपके अंदर से कविता का फूटना, कविता का झरना नामुमकिन है। तो पूरी जिंदगी नवरस में बटी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, खासतौर से हम कलाकारों के लिए। तो ये जो नवरस है, इन्हें आप डिस्कवर कैसे करते हैं? इन्हें आप डिस्कवर ही तभी करते हैं जब आपके लिए मोहब्बत के दरवाजे खुलते हैं। जब आप इश्क की गलियों में भटकने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपसे भी इंपॉर्टेंट कोई और है, और वो है जिससे आप प्यार करते हैं। जब आपका स्वत्व, जब आपका अपनापन, जब आपका मैं, आपकी निजता, ये चीजें जब विलीन हो जाती हैं कहीं, और आप किसी और में अपनी परछाई देखने लगते हैं, किसी और को खुद से बड़ा मांगने लगते हैं, तो शायद आपके लिए हल्की हल्की कविता की तरफ बढ़ने का रास्ता खुलने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं क्लास 12th में था, 11th में। अब ये बताते हुए मैं बहुत कभी कभी शर्म से लाल हो जाता हूँ, लेकिन अब सच तो यही है कि मुझे पहली मोहब्बत 11वीं कक्षा में हुई थी। तो क्लास 11th का मेरा इश्क था, और क्लास 11th और 12th 2 साल बदस्तूर चलता रहा। जम के मोहब्बत की, जम के इश्क किया, और फिर जब वो इश्क हाथ से चला गया तो जम के रोए। और चला भी क्यों गया? क्योंकि उस जमाने में मैंने ये कभी छुपाया नहीं किसी से कि मुझे राइटर बनना है, मुझे फिल्मों में जाना है। हर किसी के बड़े बड़े प्लान्स होते हैं कि मैं आईआईटी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैं अपने स्कूल में इस बात के लिए बदनाम था कि ये तो कहता है मैं राइटर बनूंगा, पर मुझे कुछ और बनना ही नहीं था। तो वो जो मेरी मोहतरमा थी, उनके पिताजी को ये बात नागवार गुजरी कि यार ये तो लड़का बहुत आवारा है, तो कुछ नहीं करेगा लाइफ में, तो राइटर बनेगा। तो अब उत्तर प्रदेश का बाप, उसने कड़क के डांट दिया अपनी बेटी को, और बेटी भाग गई। तो और मैं रह गया एकदम खाली हाथ। फिर एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो, अब तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, तो जो मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स, जो फोटोज तुम्हारे पास हैं, वो तुम मुझे वापस कर दो। मुझे निहायत गुस्सा उस वक्त मेरे सर पे सवार हुआ कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मुझ में सिर्फ ये चिट्ठियां और ये फोटोज थी। मेरा इन्वेस्टमेंट तुम में वो 2 साल हैं जब मेरी उम्र के लड़के क्रिकेट खेला करते थे। मैं तुम्हारी खिड़की खुलने के इंतजार में मई जून की दोपहरों में मैदान में खड़ा आसमान के नीचे तुम्हारी खिड़की ताकता रहता था कि कब खिड़की खुलेगी। वो जो मैंने 2 साल तुम में इन्वेस्ट किए हैं, वो मुझे कौन लौटाएगा? ये गुस्सा था, जिस गुस्से ने पहली बार एक मुकम्मल नज्म का आकार लिया। तो अपना लिखा हुआ पहला किसी को याद नहीं होता कि पहला मैंने क्या लिखा था, तो मुझे भी नहीं याद है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर याद है कि पहली बार एक मुकम्मल नज्म कैसे पैदा हुई थी। तो उस गुस्से से ये नज्म पैदा हुई थी, जो आज पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। और मनोज जी, मैं एक बात हमेशा मानता आया हूं कि ना, जो मोहब्बत है वो आपके चेहरे को नूरानी भी कर देती है, और जब मोहब्बत चली जाती है तो आपके चेहरे का और आपकी आंखों का पूरा नूर लेके चली जाती है। आप बहुत फीके पड़ जाते हैं। तो वहां से एक अंतर आया था कि ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। वो नूर था मेरे माथे पर के हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। तो ये थी शुरुआत लिखने की। ये थी शुरुआत। या तो बट लेकिन वो 2 साल जो थे आपके, उन 2 सालों ने एक्चुअली आपको इन अ वे झटका तो जरूर लगा उन 2 सालों में, लेकिन उसने आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बस एक शुरुआत थी, वहां से शुरू हुआ, और ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा, आगे चलता रहेगा। जी जी। आपने और मुझे इसका कोई दुख नहीं है। देखिए क्या होता है ना, कि किसी का बड़े उस्ताद शायर का शेर था कि इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। तो आज इतने दिनों बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। जितने भी हार्ट ब्रेक हुए, सब अच्छा ही हुआ। और मैंने कभी कहा था कि सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं। सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को,
वो जिसके पाँव में हर रोज छाले आते हैं, मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। आते हैं। वेरी गुड। तो ये हार्ट ब्रेक बहुत हाँ, वेलकम चीज है, और मैं इसको बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर मरहम पट्टी लगा के अपना टूटा हुआ दिल जोड़ दूं। दिल टूटा हुआ ही अच्छा लगता है। अच्छा, आपने फिल्मी जगत में जी। जो रैप कल्चर हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया। लोग एक तरीके से रैप के पीछे भागने लगे थे और सारी फिल्मों में रैप सॉन्ग्स चला करते थे। आपके लिखे गानों ने फिल्म में कविताओं को फिर से ला दिया। आपने ये परिवर्तन कैसे किया? कैसे आपने सोचा कि रैप कल्चर को छोड़कर लोग आपके लिखे गाने कविताओं से रिलेटेड कैसे पसंद करेंगे? देखिए, हुआ ये था कि हम में से कोई भी ना बहुत कॉन्शियस तरीके से कुछ नहीं करता। जब चीजें हो जाती हैं तो फिर आप उनके हो पीछे जाए। लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया। मेरे साथ क्या था मनोज जी, कि जो काम आपको आएगा आप वही काम करोगे ना। तो मुझे पोइट्री आती थी, मुझे कुछ और आता नहीं था ना, तब कुछ आता था ना अब कुछ आता है। और मुझे पोइट्री के पावर में यकीन बहुत था। तो जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तो अगर आप कभी सो के उठें और आप अखबार देखें और न्यूज़पेपर में जब टॉप 10 गाने आते थे और आप देखते थे कि अच्छा भाई ये टॉप 10 गाने हैं इस देश के, ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको लिखना क्या है। तो मैं बताता हूँ कि मेरे जमाने में टॉप 10 गाने क्या थे। मेरे जमाने में नंबर 1 पे गाना होता था, मैं लड़की पो पो पो, तू लड़का पो पो पो, तो हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या पो पो पो। तो मैं सोचता यार ये पोपो पो अगर पोइट्री है तो ये पोपो पो मुझसे तो हो नहीं सकता, तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। फिर आप और आगे देखते भाई और गाने क्या चल रहे हैं, तो हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय, ये सब टॉप के गाने थे। या एक गाना और मुझे उस वक्त सुनाई पड़ता कि माने न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। ये सब सुपर हिट गाने थे उस वक्त। या मुझे बड़ी तकलीफ इस बात, या फिर और आगे चल के आज ब्लू है पानी पानी, दिन है सानी सानी, नॉट सनी सनी। तो मुझे तकलीफ इस बात की होती कि तो क्या जो चीजें पढ़ के और सुन के मैं बड़ा हुआ हूं, क्या वो सब गलत था? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि तू और थी, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। रमैया वस्तवैया, ये मैं सुन के बड़ा हुआ हूं। मैंने कैफी आजमी को सुना है कि आशिकी जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। सुपर हिट गाने हैं। मैं जो गाने सुन के बड़ा हुआ हूं वो है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तो ये सब जो मैंने सुना है, क्या ये सब खराब है? क्या मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी? क्या पोइट्री एग्जिस्ट नहीं करती है? क्या पोइट्री सुनने वाले लोग नहीं है? तो तरीका एक इसका ये था कि आप एक बार दुनिया को पोइट्री का स्वाद दें। जब वो स्वाद चखेंगे फिर डिसाइड होगा कि पोइट्री सही चीज है या गलत। तो उस जमाने में भी मैं अपने तरीके के गाने लिखता रहा और मुझे हर कोई आके ये कहता रहा कि ये बर्बादी का रास्ता है, इससे कभी आप उबर नहीं पाओगे, क्योंकि ये गाने कभी कोई खरीदेगा नहीं, ये किसी फिल्म में नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टेलीविजन पे बहुत कामयाब राइटर था उस वक्त। मैंने कहा दुकान चल रही है, जिंदगी चल रही है, मुझे कोई बहुत बड़ा मसला मेरे सामने रोजी रोटी का है नहीं, लेकिन मैं गाने तो अपने तरीके के ही लिखूंगा। और ऐसा ही एक दिन था जब मेरा एक गाना आता है जिसमें मुकम्मल तौर पे शायरी भरी हुई है और वो देश का सबसे बड़ा हिट गाना होता है और पूरी दुनिया बदल जाती है रातों रात वहीं से। यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। तो इस गाने ने अचानक नक्शा बदल दिया, क्योंकि मैं एक बात हमेशा मानता रहा हूं मनोज जी कि वक्त को करवट लेना उसकी आदत है, लेकिन करवट लेने के लिए वक्त को मजबूत कंधों की जरूरत होती है। तो जब वो कंधे मिल जाते हैं तो वक्त करवट ले लेता है। तो शायद उस वक्त जो भी दौर रहा होगा, जो म्यूजिक और पोइट्री का मामला था, उनको मेरा कंधा मिल गया और ऐसी दुनिया पलटी कि रातों रात वही पोइट्री जो आउट ऑफ फैशन थी, वही पोइट्री जिसको लोग बोझल मानते थे, वही पोइट्री चार्ट पे दिखने लगी। ऐसे भी दिन आए जब साल का जब काउंटडाउन बना तो 10 में से 6 गाने मेरे निकले और वो 6 के 6 पोइट्री से भरे हुए। कौन सा रैप और कौन सा आइटम, कहीं नजर ही नहीं आया कुछ। गायब हो तो गया। ये तारीफ शायरी की है, ये तारीफ पोइट्री की है, ये तारीफ उन लेजेंड्स की है जिनको पढ़ के मैंने थोड़ा बहुत लिखना सीखा। ये मेरी तारीफ नहीं है, लेकिन हाँ सच ये है कि
अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि पोइट्री इस इंडस्ट्री में वापस आ चुकी है। अब आपको अच्छी शायरी Yes. सुनने को मिलती है। बिल्कुल सही। वही है कि जैसा आपने बोला कि कविताओं को एक मजबूत कंधे का सहारा चाहिए था और वो कंधे का सहारा आपका मिला जी और ये आगे भी चलता जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप अमेठी से मुंबई तक का सफर वो आपने कैसे तय किया? आप कैसे मुंबई पहुंचे? अमेठी की एक छोटी सी जगह से, वहां से आप संघर्ष करते हुए निकले और मुंबई पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाश डालिए। मैं बहुत इसको नटशेल में बताऊंगा, नटशेल में इसलिए बताऊंगा क्योंकि इस पे बहुत वक्त मैं चाहता नहीं जाया हो मेरे सुनने वालों का। मैं किसान का बेटा हूं और समहाउ अगर आप में से किसी ने कभी किसानी की है या आप जुड़े रहे हैं तो आपको एक बात पता है कि जब धान की फसल होती है तो वो कभी एक खेत में पूरी तरह उगती नहीं है। धान बोया एक खेत में जाता है और परवान चढ़ता है, जवान होता है दूसरे खेत में। मुझे हमेशा से एक बात पता थी कि अपरूट होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप सब लोग देखें, आप अपना वतन छोड़ के हिंदुस्तान से कहीं गए हुए हैं, परदेश गए हुए हैं, जब आप परदेसी होते हैं ना तो आपके अंदर एक खास तरह की तड़प पैदा होती है कि मुझे इस जमीन में अपना घर, अपनी जड़ें जमानी है। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं ये जानता था कि मुझे अपना अमेठी, अपना गौरीगंज छोड़ना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इसको सही रीजन तब मिल गया जब 97-98 की बात है। मैं एक दिन अमेठी से इलाहाबाद जा रहा था। इलाहाबाद जहां मैं पढ़ा करता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक ही ट्रेन चलती थी और 5 घंटे लेती थी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो एक बीच में स्टेशन आता है प्रतापगढ़। एक दिन प्रतापगढ़ में ट्रेन खराब हो गई और हम सबको बताया गया कि तकरीबन 2 घंटे लगेंगे ट्रेन बनने में, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप लोग थोड़ा घूम टहल लो। तो सब लोग घूमने टहलने लगे और मैं, जैसा कि होता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बिल्ली की दौड़ दूध तक, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे किताबों की दुकान थी। मैं वहां जा पहुंचा। मेरे हाथ जो पहली किताब आई वो थी साहिर लुधियानवी की तलखियां। मैंने किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। यानी दुनिया ने तजुर्बों और हादसों की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वो सब मैं अपनी शायरी के जरिए वापस लौटा रहा हूं। तो बहुत अच्छा लगा ये ख्याल। मैंने पलट के किताब का आखिरी पन्ना देखा जहां प्राइस लिखा होता है, जिसको बैक कवर पेज कहते हैं। तो बैक कवर पे प्राइस लिखा हुआ था 18 रुपए, 18 रुपीज। अब मेरे दिल और दिमाग में एक संघर्ष शुरू हो गया कि अगर मैंने ये 18 रुपए खर्च कर दिए तो मतलब मेरा इलाहाबाद में कम से कम 4 दिन का नाश्ता मारा गया। तो मुझे नाश्ता अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर ये 18 रुपए खर्च हुए तो बड़ी देर एक कशमकश चली, एक जद्दोजहद चली साहिर लुधियानवी में और मेरे नाश्ते में। आखिर में साहिर लुधियानवी जीत गए। मैंने 18 रुपए रखे टेबल पे, किताब ली कि तब तक मेरी ट्रेन बन गई। मैं प्रतापगढ़ से ट्रेन छूटी, इलाहाबाद पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगे। इन 2 घंटों में मैंने वो पूरी किताब खत्म कर दी। मैंने साहिर की पूरी जिंदगी भी पढ़ी उसमें और मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि ये जो कुछ भी साहिर ने किया है ना, मुझे यही करना है। उस दिन जब तक ट्रेन प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचती तब तक मेरा दिल इलाहाबाद से मुंबई पहुंच चुका था। मैं ये तय कर चुका था कि मुझे यही बनना है जो साहिर थे। क्या बात है जी। आगे बढ़ते हैं, अपने बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आपने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स जो हैं लिखे हैं। एक आपका गाना है जो आपको, खाली मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खाली फिल्मों में हिट हुआ, वो बेसिकली वो गाना ऐसा था जो हर जगह फिल्मों के अलावा देश का गाना बन गया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो सब लोग जानते होंगे वो किस गाने की हम बात कर रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा। जी। मैं चाहूंगा कि उस गाने के बारे में आप बताएं, कैसे आपने लिखा, क्या सोच थी, और वो गाना सुनना भी चाहूंगा थोड़ा सा आपके मुंह से। हाँ, मतलब मैं गा आपकी तो नहीं आवाज सकता में या जो भी है, कविता हाँ, कविता में जैसे भी है। जी 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 करेक्ट। तो मैं डिसाइड कर दूंगा, मैं गा तो नहीं सकता। हाँ, तेरी मिट्टी जैसे गाने का क्रेडिट दुनिया में कोई भी राइटर ले नहीं सकता। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मनोज जी अगर मैं बताऊं ये आपको कि भाई ये गाना मैंने लिखा, ये मेरे एक्सेलेंट माइंड की उपज है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे अंदर टैलेंट है तो मैंने लिख दिया। ये सब मुझे बोलते हुए अच्छा बहुत लगेगा पर ये सब झूठ है।
जो सच है मनोज जी वो ये है कि कभी कभी ना आप परमात्मा की बांसुरी बन जाते हैं, कभी कभी नेचर एक कॉन्स्पायर करता है कि चलो कुछ देना है इस दुनिया को, और उस वक्त पेरीफेरी में आप आ जाते हैं और आपके जरिए दे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ संजोग है, ये इत्तेफाक है कि जब नेचर ने ये डिसाइड किया कि तेरी मिट्टी जैसा एक गीत, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती आप ये कह लें कि हम सब बड़े वतन परस्त लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रियोटिक गाने बनते ही नहीं और चलते ही नहीं। अब पता नहीं क्यों है, इसका रीजन मैं नहीं जानता, लेकिन जो आखिरी गाना लोगों को याद आता है संदेशे आते हैं, जो कि अर्ली 90s का गाना है। तो उसके पहले जब लोग याद करते हैं तो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, या फिर ए मेरे वतन के लोगों, बहुत पुरानी बात हो गई। तो क्या एक ऐसा देश जिसका वतन परस्ती का सदियों पुराना इतिहास है, वो 35-40 साल में एक गाना नहीं दे पाता है वतन परस्ती का? रीजन कुछ भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर फैक्ट यही है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त नेचर चाहता था कि हिंदुस्तान को एक गीत दिया जाए, एक ऐसा गीत जिसके झंडे तले पूरा देश इकट्ठा हो जाए, पूरा देश एक साथ गाए। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक दिन फोन आता है करण जौहर साहब का। अब वो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम पहले भी फिल्में कर चुके हैं। तो मुझे ये बताया जाता है कि एक सिचुएशन है केसरी में, आप आके देख लो। अजीम दयानी जो उनके म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, आप देख लो, डू यू वांट टू राइट समथिंग ऑन इट, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक से काम चल जाएगा? तो मैं जाता हूँ, मैं केसरी फिल्म का वो लास्ट का सीक्वेंस जहां कि सब शहीद हो चुके हैं, आपने पिक्चर देखी होगी, 21 जो जाबाज सिख सैनिक थे, तो मुझे वो दिखाया गया, और वो सीक्वेंस देखते ही देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना हृदय विदारक सीक्वेंस था। और मैं लौट के आया और मैंने इतनी सी लाइन लिखी जो कि उस वक्त इतना ही था कि ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और ये थॉट जो आता है मनोज जी, आता कहां से है? ये थॉट वहां से आता है कि जब एक फौजी सरहद पे गोली लगती है, एंड व्हेन ही इज ब्लीडिंग टू डेथ, जब उसको पता है कि मेरे पास सिर्फ आखिर के 10 मिनट बचे हुए हैं, गिनती की मेरे पास 50 सांसें बची होंगी, तो उस वक्त तो क्या सोचता होगा? क्या उस वक्त उसको पछतावा होता है कि मैं क्यों फौज में आ गया, क्यों मैंने जवानी में अपनी जान गंवा दी? वो क्या सोचता है? मेरे ख्याल से वो जो सोचता है ना, वो यही है जो मैंने इस पूरे के पूरे गीत में लिखा है कि सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तो उस वक्त वो सिपाही किसी तरह का रिमॉर्स में नहीं जाता, किसी तरह के अफसोस में, किसी तरह के दुख में नहीं जाता। वो मरते मरते मुस्कुराता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मौत उसको नसीब हुई है, ये करोड़ों में किसी एक को मिलती है कि मरने के बाद भी जिएगा। तो ये मेरा थॉट था, और इसी थॉट को बुनियाद पे रख के मैंने बहुत पहले एक नज्म भी कही थी, और वो नज्म इस वक्त पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। वहां भी थॉट यही था कि अगर किसी सोल्जर को, किसी फौजी को एक मौका मिले कि अपनी शहादत से पहले एक आखिरी चिट्ठी लिख पाए, तो वो आखिरी चिट्ठी क्या लिखेगा? तो वो आखिरी चिट्ठी यूं थी कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना
मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। बहुत बढ़िया। बहुत, जो हम लोगों ने सुना, जो गाना फिल्म में दिखाया गया वो तो बहुत छोटा है मेरे ख्याल से। ये जो आपने पूरा लिखा है वो काफी बड़ा है जी जी। अब जो गाने आपने लिखे या जो हम लोगों ने सुने, उसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी बड़ा प्रयोग है जी। आपने एक पुस्तक लिखी, मेरी फितरत है मस्ताना, मस्ताना जी। इसका जो टाइटल है वो भी उसमें भी उर्दू के वर्ड्स आए हैं। तो ऐसा कुछ सोच के या ऐसे ही जो आपके दिल में आया दे दिया टाइटल? नहीं, देखें, ये टाइटल तो खैर उसी बुक में एक नज्म है, वहां से आया। मैं वो नज्म आपको सुनाऊंगा, अभी शेयर करूंगा आपसे। लेकिन हिंदी और उर्दू को लेकर बड़ी गलतफहमियां हैं इस कंट्री में। तो मैं एक बात समझता हूं कि चलिए, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो एक बात तो हम हिंदुस्तानी इस बात पे जितना गर्व करें कम है, जितना गर्व करें कम है कि पहली भाषा अगर कोई फॉर्मुलेट हुई है, पहली ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज संस्कृत थी, एंड संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और ये मैं हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको ब्रिटिश एकेडमी का रिसर्च बता रहा हूं। ये दुनिया पूरी मानती है कि भाषा हमसे पहले किसी ने इजाद नहीं की थी। अब ये संस्कृत जो है, ये बड़े एलीट क्लास की लैंग्वेज थी उस जमाने में भी। बाकी जो हिंदुस्तान में लैंग्वेजेस प्रिविलेंट थी, जो आम भाषा थी, वो थी पाली और प्राकृत। संस्कृत कभी जन साधारण तक पहुंची नहीं। अब उसकी वजह बहुत सारी है। जब हमारे यहाँ ये बाहर से लोग आने लगे, अहमद शाह अब्दाली से लेके बाकी लोग एक एक करके आते ही चले गए, मैं 12वीं सदी की बात कर रहा हूँ। तो 12वीं सदी में हमारा पर्शियन और अरेबिक से हमारा वास्ता पड़ा, और हमने पहली बार पर्शियन और अरेबिक देखा कि हाँ, ये भी 2 लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ के पाली और प्राकृत में घुलने मिलने लगी, मिक्स होने लगी। और एक तीसरी भाषा का जन्म होना शुरू हुआ जिसने 400 साल लिया, जिसको हम उर्दू कहते हैं। अब हिंदी और उर्दू में एक मामूली सा डिफरेंस है, जो मैं बता के खत्म करता हूँ एक लाइन में, कि एक ही लाइन को अगर आप देवनागरी में लिखते हैं तो हिंदी है, और अरबिक जो अरबिक लिपि है उसमें लिखते हैं तो वो उर्दू है। शब्द अलग नहीं है, जबान अलग नहीं है, सिर्फ लिपि अलग है। और लिपि को भाषा समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये हमेशा होता है कि हम समझते हैं कि अच्छा, ये जो अब आप देखें तो पंजाबी 3 लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, देवनागरी में भी लिखी जाती है, तीसरी भी कोई लिपि है, पर पंजाबी तो पंजाबी ही है ना। वैसे ही दिल अगर लिखना है आपको, तो अगर आप DIL लिख दें, जैसे कि लिखा जाता है अक्सर, तो DIL लिखने से वो इंग्लिश थोड़ी हो गया। अगर लिपि भाषा है तो DIL लिखने से फिर दिल तो इंग्लिश हो जाना चाहिए, पर दिल तो हिंदी रहेगा, उर्दू ही रहेगा। तो ये चीज है, बहुत एक मिला जुला कल्चर रहा है हमारे यहाँ, और उस मिले जुले कल्चर को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर चाय मांगनी हो 1 कप हिंदुस्तान में, तो आप 1 कप चाय बगैर भाषाओं को मिलाए नहीं मांग सकते। आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे कि 1 कप चाय ले आओ, तो 1 कप में जो आपने 1 बोला है, ये एक्चुअली ये उर्दू है। कप जो बोला ये इंग्लिश है। चाय का वजूद ही कुछ दिनों पहले का है, तो वो तो संस्कृत हो ही नहीं सकती ना, चाय का वर्ड। तो आपने हिंदी तो बोली ही नहीं। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि 1 मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए? चलिए, हिंदी हो गई। करेक्ट। तो ये हिंदी तो आप नहीं बोलते हैं। चलिए, आप अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अरबिक और उर्दू वाले हैं, तो आप कैसे बोलेंगे 1 लबरेज़े तपिश प्यालाए बरक़े बरतानिया पेश किया जाए? तो ये भी आप नहीं बोलेंगे। तो आप चाय को चाय बोलें। अब इसकी चिंता छोड़ दें कि कितना हिंदी कितना उर्दू है इसमें। आपने चाय मांगी, आपको चाय मिली। तो मेरी पूरी की पूरी कविता जो है, जो पूरी की पूरी शायरी है मनोज जी, वो ऐसी ही है कि मैं चाय को चाय बोल देता हूँ और खुश हो लेता हूँ। एक्चुअली फैक्ट ये है कि शुद्ध हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी बोल नहीं सकते, चाहे जो भी बोले, तो उर्दू के शब्द तो आ ही जाते हैं कि कुछ भी आप करें। उर्दू भी आता है, इंग्लिश के भी शब्द आते हैं, तो आते ही आते हैं। लेकिन मनोज जी, कमाल की बात ये है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों उर्दू के शब्द हैं। ये तीनों शब्द हिंदी के हैं ही नहीं। हिंदी खुद में उर्दू वर्ड है।
क्योंकि हिंदवी पहले तो हिंदवी हुआ करता था ना, तो हिंदवी से हम हिंदी पे पहुंचे। तो हिंद तो ये कॉन्सेप्ट ही 1200 जो था एडी है, उसके बाद का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अच्छा, एक पिक्चर बहुत हिट हुई, नरूला जी ने भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, इसका बाहुबली 1 और 2। इसके स्क्रिप्ट, इसके डायलॉग्स आपने लिखे और पता ही सबको बहुत बड़ी हिट हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत, जैसे मुझको पता है इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दक्षिण भारतीय हैं, आपके संपर्क में कैसे आए, कैसे आप उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, कैसे वो पिक्चर के आपने स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं साउथ के, क्या पूरे देश के ही, MM क्रीम, जिनको MM कीरवानी भी कहते हैं, जिन्होंने साउथ की लगभग, अब साउथ में अगर आप नाम लें तो 4-5 ही, AR रहमान, इलियाराजा, MM क्रीम, ये लोग हैं जो सबसे बड़े वहां के लेजेंड्स हैं। तो उनके साथ एक फिल्म के गाने पे मैं काम कर रहा था। ये है 2015 की बात। उस वक्त हमारी एक फिल्म आने वाली थी, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। तो धोनी का बायोपिक आप सबने देखा ही होगा। तो उस फिल्म का म्यूजिक MM क्रीम कर रहे थे और मैं उसके गाने लिख रहा था। और उसकी सिटिंग के लिए हम हैदराबाद में मिले। हैदराबाद में प्रसाद स्टूडियो है। और हुआ ये कि किसी वजह से वो पिक्चर थोड़ी पुश हो गई। तो धोनी साहब ने रिक्वेस्ट की हमसे, और नीरज पांडे जी जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, कि विश्व कप आने वाला है, वर्ल्ड कप 2015, तो वर्ल्ड कप के लिए एक एंथम आप बना दो हमारे लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, एंथम बना लेते हैं, पिक्चर के गाने तो बनाने ही थे। तो मैं प्रसाद स्टूडियो में बैठ के एक एंथम लिख रहा था, हैदराबाद के प्रसाद स्टूडियो में, जिसके कुछ बोल बड़े हिंदी छंद वाले थे। धमनियों में दौड़ता है रक्त का प्रवाह आज, और छोर शौर्य का न शक्ति की है था आज, ऐसा कुछ लिख रहा था मैं। और वो लिख के मैं MM क्रीम को सुना रहा था। अचानक दरवाजा खुलता है स्टूडियो का, और एक साहब रबड़ की चप्पलों में, हाफ पैंट पहने हुए, स्क्रफी से बाल और दाढ़ी बिखरे बिखरे से, आके स्टूल में एक कोने पे बैठ जाते हैं। और मेरी नजर पड़ी उन पे, मैंने पहचाना नहीं, मुझे क्या पता कौन है। और मैं अपना छंद पढ़ता रहा वीर रस में। थोड़ी देर बाद वो साहब चले गए, मैं अपने वापस चला आया मुंबई। 3 दिन बाद मुझे फोन आता है कि SS राजामौली आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब SS राजामौली का फैन तो मैं मतलब कब से था, वो चाहे उनकी ईगा हो, चाहे मगाधीरा हो, उनकी फिल्म में देख के तो हम लिखना सीखते थे। तो मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैंने तुरंत फ्लाइट कैच की, मैं पहुंच गया हैदराबाद। अब राजामौली सर ने एक बात मुझसे कही जो मुझे कभी नहीं भूलती। उन्होंने बोला कि मनोज जी, आई वांट यू टू राइट डायलॉग्स फॉर बाहुबली। उनको हिंदी नहीं आती। तो मैंने कहा डायलॉग्स, कमाल ये है, विजनरी क्या होता है और विजनरी कौन होता है? वो आदमी जो नथिंगनेस में भी कुछ देख ले। मैंने कभी डायलॉग लिखे नहीं थे मनोज जी। बाहुबली जैसी फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए आप एक्सपीरियंस आदमी ढूंढते हैं, क्योंकि आपकी 430 करोड़ की पिक्चर है। आप रिस्क नहीं लेते, यू गो फॉर द बेस्ट वन। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर कुछ मिस्टेक हुई है, शायद आपको मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं गाने लिखता हूं, मैं डायलॉग नहीं लिखता। सो ही सेड कि नहीं आप वो मुझ पे छोड़ो, आई वांट यू टू राइट डायलॉग्स, आप हाँ बोलो बस। मैंने कहा सर इतनी बड़ी पिक्चर में कैसे हाँ बोल दूं, और उस काम के लिए जो मेरा स्पेशलाइज मैं जिसमें करता नहीं। ही सेड के आपको याद है कुछ दिनों पहले आप प्रसाद स्टूडियो में बैठे हुए थे, आपको सुना रहे थे। मैंने कहा हाँ। तो जिस तरह से आप बोल रहे थे ना, मैं चाहता हूं मेरा बाहुबली भी वैसे बोले, आपकी तरह बोले। ये राजामौली से सुनी गई बात, मुझे लगा कि फिर अगर इनको मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है तो शायद मेरा कोई पहलू है जो मैं खुद ही नहीं जानता। और उनके जेरे साया मैंने लिखना शुरू किया, लिखता गया। बाहुबली 1 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बाहुबली 2 ने तो पूरी दुनिया धराशायी कर दी। आज भी जब पलट के देखता हूं तो फिर मैं वही कहूंगा कि ये मेरा विजन नहीं था, ये SS राजामौली का विजन था, जिनको मुझ में कुछ दिख गया। और मैं समझता हूं कि किसी से भी लिखवाते पिक्चर इतनी बड़ी हिट होती हो। ये आपका बड़प्पन है। बातें तो बहुत सी करनी, लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। तो मैं एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, जो अभी कोविड-19 ये जो पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इस समय में आपने काफी कुछ काम किया है, ऐसा मुझे पता चला है। तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत ओपन नहीं है वो। तो थोड़ा आप बताइए, आपने इस मतलब समय को कैसे यूटिलाइज किया, क्या किया आपने? देखिए मैं बहुत खुशकिस्मत रहा। एक तो राइटर्स को ना आदत होती है लॉकडाउन में रहने की,
तो लॉकडाउन दुनिया के लिए आया होगा मुझे तो पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। क्योंकि मैं तो वैसे भी अपने कंप्यूटर में अपने ऑफिस में बैठ के या अपने घर में बैठ के 3-3 4-6 दिन निकाल दिया करता था, नीचे अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट तक नहीं देखता था मैं। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने जो सबसे बढ़िया काम किया और जिसके लिए मैं बहुत फख्र है मुझे अपने आप पे भी, और मैं शायद जानता हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोगों को भी फख्र होगा, मैंने चाणक्य लिखी नीरज पांडे जी के साथ। ओह जी, तो चाणक्य अब एक ऐसी फिल्म है कि बाहुबली के बाद मैंने डायलॉग्स नहीं लिखे। आपने नोटिस किया हो कि बाहुबली के बाद मैं गाने बहुत लिखता रहा, लेकिन मैंने डायलॉग्स कभी लिखे ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया मेरे पास थी। हर बड़ी फिल्म का मेरे पास प्रपोजल आता था, आप लिखो। मुझे कभी अंदर से लगा नहीं कि ये इस कहानी को मेरी जरूरत है, तो मैं इंतजार करता रहा एक ऐसी कहानी को जिसको मेरी जरूरत हो। चाणक्य जब नीरज पांडे जी लेके मेरे पास आए तो मुझे लगा ये है वो कहानी जो मैं लिखना चाहता हूँ, ये है वो डायलॉग्स जो मैं कहना चाहता हूँ। तो पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने चाणक्य लिख ली। चाणक्य हमारी अब रेडी है शूट पे जाने के लिए। अजय देवगन चाणक्य का रोल प्ले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाहुबली के बाद ये एक ऐसी फिल्म है जिसपे कि पूरा देश नाज करेगा कि उन्होंने चाणक्य बनाई है। तो लॉकडाउन में मैंने चाणक्य लिखी। वाकई में ये तो मेरे को लगता भी नहीं किसी को पता था, एटलीस्ट हमको तो नहीं पता था। हो सकता है कि कुछ लोगों को इनमें से पता हो, बट दैट इज वेरी गुड एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं कैथी, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड ओपन द फ्लोर फॉर ऑल। समय कम है, बातें बहुत करनी है बट और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, सो आई थिंक नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू अदर्स टू आस्क द क्वेश्चंस। Kathy, can you hear me? Yes. Thank you. Yeah. I'm getting a lot of good reactions from everyone. A lot of Yes. lovely messages on my screen. So I have read all those messages and big thanks to you. What do you need, Ara? नमस्कार मनोज जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। आप यूपी से गए हैं बॉम्बे, तो यू आर एन आउटसाइडर, जैसे एसएसआर आउटसाइडर थे बॉम्बे में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है बॉलीवुड में? देखिए, कभी दो लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा अब तक का, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता था, ना मेरा कोई कांटेक्ट था। सिर्फ एक चीज था कि लिखना आता था, और मेरी शुरुआत ही अमिताभ बच्चन के साथ हुई थी। जो मैंने पहला शो लिखा था वो केबीसी था, कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा। तो मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत रहा, लेकिन मैं खुशकिस्मत रहा इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया खुशकिस्मत है। बाकियों के सामने चैलेंजेस आते हैं और उनको फेस करना पड़ता है। बहुत बड़ी लड़ाई है। एसएसआर मेरे दोस्त थे और हमने साथ में वो फिल्म की थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। तो उनके साथ जो हुआ है अब वो सबके सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें आगे ना हो तो अच्छा है। एक बराबरी का जो लेवल होता है कि हमें आउटसाइडर ना समझा जाए सिर्फ इसलिए कि हम बाहर से आ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई हमारे सर पे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो हमें छोटा ना समझा जाए, हमें कम ना समझा जाए, हमें हमारा मौका दिया जाए अपना टैलेंट सामने रखने का। तो आई होप कि कुछ जो रेनेसां है वो अब आया होगा, कुछ परिवर्तन आया होगा और अब चीजें बदलेंगी। Amarji, can you please ask your question? जी, Mr. Mehta wants to ask something. नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। थोड़ा सा लालची आदमी हूँ, इसीलिए ना कि काम की बात ये है कि वो एक बार आपकी वो लाइन सुनी थी, जूता आकाश, कुछ टूटे जूते या आकाश। तो अगर आप उन्हें रिपीट कर दें और आपको बोलता हुआ वो देख लूंगा ना, तो बड़ी तृप्ति सी फीलिंग आएगी। बिल्कुल मिस्टर मेहता, आपका आदेश सर आंखों पर। और ये तो मेरी कहानी भी है और हम में से बहुतों की कहानी है कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे।
सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। और ये जो भी मुझसे थोड़ी देर पहले एसएसआर के बारे में सवाल पूछा गया था, शायद ये तार जुड़ते हों वहां से, कि ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। क्या बात। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, दो चार आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से पड़े थे। वो जिंदगी की लड़ाई के बारे में भी था कुछ? हाँ, वो लंबी नज्म है, मुझे इस वक्त पूरी तो शायद याद नहीं आ रही है, पर तलवार हाथ कट गए थे। तलवार, वाह वाह वाह, क्या बात है। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ये है आपके, हमारे और बहुत सारे श्रोताओं की जिंदगी की भी कहानी। आपके मुंह से फिर दोबारा सुनकर स्वाद आ गया लाइव से। थैंक यू मेहता जी। मैं एक बात आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि अब ये जो नज्म है ये बहुत जल्दी आप एक फिल्म में भी सुनने वाले हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कारगिल के शहीद थे, उनकी बायोपिक जो करण जौहर साहब बना रहे हैं, धर्मा, तो उस बायोपिक में ये गाने के तौर पे भी ये नज्म आपको सुनने को मिलेगी, तो आपके घर पे भी पहुंच जाएगी ये भी बहुत जल्द। फैंटास्टिक। और अभी तो आपने जो चाणक्य की खूबसूरत न्यूज समाचार जो दिया है, जो पुरानी चाणक्य है वो YouTube पर पड़ी है और आपको अंदाजा ही नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी बार मैं देख चुका हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स। अब आपने लिखी है, ये सुन करके मैं तो थोड़ा सा बेचैन हो गया हूँ कि भाई आए और वो उसका दोबारा फिर हम चाणक्य सीरियल का आनंद उठा सकें पिक्चर। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है आपने जिक्र किया मेहता साहब, तो मैं बताऊं, अभी मनोज जी ने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था हिंदी उर्दू का। चाणक्य की एक बड़ी खास बात ये है, ये सुनने में बड़ा टॉल क्लेम लग सकता है पर ये सच है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान की पहली हिंदी फिल्म है। और मैं क्यों कह रहा हूं आपसे ये, क्योंकि इसमें वही भाषा है जो 1200 के पहले हुआ करती थी, 1200 AD की। और फिर भी हमने कोशिश की है कि वो यूजर फ्रेंडली रहे, पूरी तरह समझ में आए। एक भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट्स मोर टुवर्ड्स संस्कृत, इट मोर टुवर्ड्स द अनबॉस्टर्डाइज्ड लैंग्वेज। क्योंकि जैसे जैसे मिलावट होती गई भाषा में ना, वैसे वैसे एक नई भाषा बनती गई, उसकी अपनी खूबसूरती है, उससे मुझे इनकार नहीं है। पर चाणक्य जो कहानी है ये 230 BC के आसपास की है, तो हमने काफी हद तक कोशिश की है कि उस वक्त की भाषा का जो एसेंस था वो हम पकड़े और मिलावट ना हो, तो बिना मिलावट की फिल्म मिलेगी आपको। विचारों और शब्दों दोनों की गरिमा को आपने संभाल के रखने की कोशिश की है। जी, यही कोशिश है। फैंटास्टिक। बहुत बड़ा फैन हूं मैं चाणक्य का, पॉलिटिक्स में नहीं हूं। हाँ, पर चाणक्य इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज बियॉन्ड दैट। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो एक पहली बार एक भारत अखंड भारत की जो अवधारणा थी, वो कॉन्सेप्ट ही चाणक्य से पहले हुआ नहीं करता था। तो वहीं से तो हमने समझा है कि हाँ, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, इनसे मोहब्बत भी होती है, इनसे इश्क भी होता है, धरती से एक आपका रिश्ता भी होता है। ये चाणक्य के पहले हमें किसी ने समझाया नहीं था। इसके पहले राज्य सिर्फ जीते जाते थे तलवारों के दम पे, जिसके हाथ में तलवार, जमीन उसकी, जायदाद उसकी, राज्य उसका। चाणक्य ने पहली बार इसको थोड़ा सा मेटाफिजिकल और इमोशनल लेवल पे वो लेके गए कि ये धरती जो है, ये मिट्टी जो है, आपका इसका रिश्ता क्या है। और आप जैसे किसी माँ से जन्म लेते हैं, तो कोई भी इंसान सिर्फ एक माँ से जन्म नहीं लेता, वो दो माँ से जन्म लेता है। एक माँ जो उसको सचमुच जन्म देती है और दूसरी माँ वो मिट्टी होती है जहां उसकी परवरिश होती है। तो इन दोनों माओं के लिए आपकी इज्जत बरकरार रहे, ये चाणक्य से पहले हमें किसी ने नहीं बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेने के तैयार हैं मनोज जी। मैं धीरेन्द्र कांत शुक्ला। शुक्ला जी, क्या बात है, बताएं। ओके, मैंने कहा अभी आपसे अवध की नगरी की बातें सुन के अच्छा लगा। मैं भी आपके ज्यादा नजदीक ही हूँ, बहराइच से ही, अवध से। अरे क्या और एक क्वेश्चन है, मैं भी नॉर्वे में ही हूँ, और एक क्वेश्चन है, आप जैसे वहां से निकले गौरीगंज से और मुंबई तक का आपका सफर, बहुत अच्छी बातें सुनी, और इतने आने आपके, जो लोग गौरीगंज में और बहराइच में और अवध में बैठे हैं, उनके लिए कुछ, जो हम लोग यहाँ पे लोग अपने हैं जो बनना चाहते हैं, आपके चल कमरों पे चलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ दो शब्द आप कहना चाहेंगे? क्या करें, कैसे अच्छा लिखना, कैसे अच्छा बोलना, वो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्ला जी, दो लाइनें कहूंगा मैं। बहुत सारे सपने जो वो इसके टूट जाते हैं
क्योंकि हमें ये इंतजार रहता है कि कहीं कोई फरिश्ता आएगा जो हमारे सपने हमारे लिए पूरे कर देगा। ऐसा कभी होगा नहीं। तो कोई चमत्कार, कोई मिरेकल लाइफ में नहीं होने वाला। ये जितना हार्ट ब्रेकिंग लग सकता है और जितना एक आपको सुन के जैसे कहते हैं कि मिराज टूट गया, लेकिन फैक्ट यही है कि सब कुछ आपको खुद करना होगा। राहत इंदौरी का शेर था जो मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो कुछ करना है आपको खुद करना है और खुद करते रहें, किसी चमत्कार का इंतजार न करें। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी स्क्रीन गायब हो गई वैसे। Amarji, you have a question, please go ahead and ask. मनोज जी। सागर साहब, अच्छा सॉरी, आप जी बताएं। मैं अमरजीत बोल रहा हूँ और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और कुछ आपकी 2 लाइनें मैं आप ही से सुनना चाहूँगा। जो आपने कभी कही थी कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे हम भी, आप नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे, कुछ इस तरह कुछ थी लाइनें। हाँ अमरजीत जी, बिल्कुल यही लाइनें थी जो आपने पढ़ दी। तो ये इतनी ही थी और आपने पढ़ दी, मैं फिर भी दोहरा देता हूँ कि लपक के जलते थे। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अक्सर हमारे देश में ये कहा जाता है, यूथ पे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि यार ये लोग तो पोएट्री समझते नहीं, शायरी समझते नहीं, ये कौन लोग हैं, इनको। ये हमेशा से गलतफहमी है। कम से कम मैंने ये देखा है कि जिन यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट निकले। उनको मुझसे ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा ओपन है, मुझसे ज्यादा उनका दायरा बड़ा है, मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। तो मैं जब भी किसी कॉलेज में जाता और देखता लोगों को, तो मैं एक बात उनको हमेशा बोलता था कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। क्या बात है, क्या बात है। और अमरजीत जी, ये वही यूथ है जिसके लिए अब हमें अपना जो एक विचारधारा है ना बदलने की जरूरत है, सख्त जरूरत है बदलने की। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि ये तो पोएट्री नहीं समझता जी। तो एक शेर था मेरा कि ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। वाह। ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा, मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। क्या बात है, क्या बात है। मनोज जी, कुछ 4 लाइनें अभी अभी आप ही के लिए लिखी है। इरशाद। कभी साहिर हुए, कभी कैफी तो कभी बशीर हुए, वाह। कभी गुलजार हुए, कभी नीरज तो कभी समीर हुए, वाह। तमाम उम्र खोजते रहे हम एक रूहानी और जज्बाती शायर को, वाह। खोज लगता है पूरी हुई जब हमारे बीच प्रगट मनोज मुंतसिर हुए। अरे मनोज वाह, क्या मुंतसिर बात। हुआ। बहुत 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 शुक्रिया अमरजीत जी। मैं पता नहीं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन आपने डेडिकेट की, मैं याद रखूंगा। और मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फोन पे, इनके पास नंबर है मेरा, मुझे ये लाइनें मैसेज भी करें आप। जरूर 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 जरूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, मजा आ गया आज। मनोज जी, दोनों मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी। नमस्कार मनोज जी, मैं कुलिया शक्कर नॉर्वे से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, बताएं। सर मुझे ये पूछना है कि आपकी स्कूलिंग तो इंग्लिश मीडियम में हुई, पर आपको हिंदी और उर्दू से इश्क कैसे हो गया? क्योंकि मैं अवध से हूँ। आप जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं उस मिट्टी का रंग तो आप पे चढ़ता ही है। तो मैं जहाँ पैदा हो रहा था वहां मेरी एजुकेशन भले कॉन्वेंट में हो रही थी, पर लौट के मैं जिस घर में आ रहा था वहां प्रेमचंद पढ़े जा रहे थे। लौट के मैं जिस घर में आ रहा था वहां मेरे पिताजी सुबह सुबह उठ के रुद्राष्टक के पाठ किया करते थे। वो सब चीजें मेरे कानों में पड़ती गई और सबकॉन्शियस सीखता गया। मैं ये कहूंगा, मैंने कभी कॉन्शियसली तो नहीं कोशिश की, पर सबकॉन्शियसली ये सब चीजें मेरे अंदर आती चली गई। अभी एक और क्वेश्चन। ऐसे सुना है कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री यूपी में स्थापित हो रही है, क्या ये ठीक है?
इसकी मांग सबसे पहले मैंने की थी। अगर आप न्यूज चैनल्स फॉलो करें तो सबसे पहले मैंने बोला था कि इसीलिए पूछा आपसे। ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि दुनिया की हर भाषा का जो सिनेमा है वो उसी रीजन में बनता है जिस रीजन की वो भाषा होती है। तेलुगु फिल्में कहाँ बनती हैं? तेलंगाना में बनती हैं। तमिल फिल्में कहाँ बनती हैं? चेन्नई में बनती हैं, तमिलनाडु में। आप इस मराठी फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र में बनती हैं। ये हमेशा ये पूरे जो कन्नड़ फिल्में कर्नाटका में बनती हैं, मल्लू फिल्में, मलयालम फिल्में जो वो इलाका है वहां बनती हैं। हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हमारे भाषा के पास अपना सिनेमा तो है लेकिन उस सिनेमा के पास अपनी जमीन नहीं है। हमारा सिनेमा बेघर रहा, परदेसी बना रहा पूरी जिंदगी। अब अगर एक कोशिश की जा रही है कि एक एक्सटेंशन है, ये विभाजन नहीं है, जैसा कि बहुत गलतफहमी है लोगों में कि अब बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट रहा है। बंटवारा नहीं है, ये विस्तार है कि अब बॉलीवुड अगर अपने घर पे भी पहुंच जाए, अपनी माँ की छांव में बैठ के, अपनी मातृभूमि की छांव में बैठ के अपनी फिल्में बनाए, तो उसमें बुराई क्या है मैं समझ नहीं पाया। और मैं बड़ा खुश हूं इससे कि ऐसा हो रहा है। और योगी जी ने बिल्कुल बाकायदा हमें सामने से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप जो भी मदद चाहें हम करने को तैयार है। तो मैं भी लगा हुआ हूं पूरी तरह से कि फिल्में वहां बने। और बहुत मुश्किल है जागर साहब, मैं बताऊं, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मुंबई में तो मैं जानता हूं कि एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन गुजरना बहुत मुश्किल है। मुंबई बहुत महंगा शहर है। मुंबई में सर्वाइव कर पाना और वो जो स्ट्रगल फेस होता है 3-4 साल का, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। पता नहीं कितने सपने यहाँ पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं क्योंकि मुंबई नाम का जो दानव है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो यही मुश्किल हल करने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बने और चले। बहुत अच्छा सर जी। बताएं मनोज जी। I think that's all the time we have for today. Thank you so much. Now I'll invite Shri Chandra Mohan Mehta ji to give the vote of thanks. नमस्कार। अमिताभ बच्चन की एक लाइन याद आती है जिस किसी पिक्चर में उसने कहा था, नो मीन्स नो। ठीक है, उसी तरह से थैंक यू या शुक्रिया मीन्स थैंक यू और शुक्रिया, कुछ और कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मनोज ने कहा था, तो थोड़ी देर पहले मेरा दोस्त संजय आया, मैंने उससे कहा यार मनोज ने ये काम दिया था। तो बात जब हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उसने कहा कि अब कोरोना के कारण लाइव यहाँ उनको बुलाना तो संभव, आमंत्रित करना संभव नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सुन रखा था, मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, मेरे को भी लिंक भेज देना तो मैं भी देख लूंगा। फिर बात हुई और उस कार्यक्रम को अंत करने के लिए शुक्रिया भी तो करना चाहिए, ऐसा मनोज ने कहा। तो क्या ये शुक्रिया का काम या जिम्मेदारी तुम ले सकते हो? अब ये जो पिछला 1 घंटा मनोज मुक्तशिर जी के साथ बिताया हमने, तो ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हर कोई एग्री करेगा कि फेस टू फेस मनोज को थैंक यू शुक्रिया करना ये काम नहीं, ये खुशनसीबी सा लग रहा है। प्यार है आपका। हम सभी सुनने वालों की तरफ से प्रभा खेतान फाउंडेशन, VHP नॉर्वे और श्री अमरजीत सिंह जी फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुक्तसिर जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि कभी आप नॉर्वे आएंगे और हमारा आपसे फेस टू फेस मुलाकात करने का नसीब होगा। जरूर, सौभाग्य मेरा। जब थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, तो मैंने संजय से कहा, मैंने कहा यार उनको थैंक यू कहना है, कैसे कहूं? तो संजय कहता है यार वो अपनी भाषा, अपने लोग, ऐसा कुछ कह रहे थे, अपनी भाषा, इस पे कुछ बोल। अभी अमरजीत सिंह जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया लाइनों में आपकी तारीफ की है, मैं एक अनपढ़ पंजाबी बंदा हूं, तो ये संजय ने अपनी भाषा, अपने लोग, हम चूसते थे चॉकलेट, आज मिल गए 56 भोग, ऐसी फीलिंग आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मेहता साहब।